करते हैं भारत की जांच एजेंसियां, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीबीआई के बारे में। ठीक है, तो भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है सीबीआई, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इसका गठन जो है 1963 में किया गया था। कब गठन किया गया था सीबीआई का? 1963 में। ठीक है, केंद्र सरकार के पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन मिनिस्ट्री के तहत आता है ये। ठीक है, इसके तहत 3 डिवीजन काम करता है: एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। ठीक है, ये काम जो है करता है सीबीआई। तो सीबीआई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका गठन कब किया गया? 1963 में। ठीक है, 1963 में किया गया। अब मैं देखता हूँ ईडी के बारे में। ईडी देखते हैं ना, ईडी का छापा पड़ गया। तो प्रवर्तन निर्देशालय बोलते हैं ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ईडी को? प्रवर्तन निर्देशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं ईडी। तो ये भारत के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। कब हुआ था ईडी का स्थापना? 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को ईडी का स्थापना हुआ और इसका मुख्य कार्य फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करना है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अच्छा, लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं? जाके आप कपड़ा का सफाई करवाते हैं। तो जो 2 नंबर के पैसा कमाने वाले हैं, ब्लैक मनी वाले, वो अपना पैसा को क्या करते हैं? काला पैसा को छुपा करके रखते हैं। जो सरकार को टैक्स नहीं दिए रहते, तो उन पैसों को पकड़ने का काम कौन करता है? ईडी पकड़ लेता है। ठीक है, समझ गए? तो ईडी का कब गठन हुआ बताइए? 1 मई 1956 को। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ईडी? वित्त मंत्रालय। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू हुआ? 2002 में। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? 1999 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। जब कोई आतंकवादी वगैरह हमारे देश में नज़र डालता है तो एनआईए एक्टिव हो जाता है। क्या? तो 2008 में आपको पता है 26 नवंबर 2008 आपको पता होगा, 26 नवंबर को हम कानून दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान उसने बन के पूरी तरह तैयार हो गया था, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों की नज़र थी इस दिन को खराब करने का, और पाकिस्तान से एक आतंकवादी अटैक हुआ। ठीक है, तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद संसद द्वारा एनआईए एक्ट 2008 पारित किया गया और 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बना दिया गया। ठीक है, यह एक संघीय जांच एजेंसी है तथा इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है। मतलब किसी भी राज्य में घुस करके यह अपराधों का जांच कर सकता है। कौन? एनआईए कर सकता है। समझ गए? 2019 के में इसको जो है, इसके अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत में बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति दे दी। दुनिया के बाहर भी जा कर के ये जो है आतंकवादियों को पकड़ सकता है और जांच कर सकता है एनआईए। तो एनआईए का गठन कब हुआ? मुंबई ब्लास्ट के बाद एनआईए का गठन हुआ 31 दिसंबर 2008 को। संघीय जांच एजेंसी है, इसे राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी राज्य में जाके एनआईए जो है आतंकवाद का जांच कर सकता है और पकड़ सकता है। समझ गए? बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तो देखिए, बार बार पूछता है कि किस समिति के सिफारिश पे सीवीसी का गठन हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का? तो संथानम समिति। फरवरी 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संथानम समिति का गठन किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया। संथानम समिति के सिफारिश पे किसका गठन किया गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको सीवीसी कहते हैं। ठीक है, यह एक स्वायत्त संस्था है और 1988 में इसको संवैधानिक दर्जा दे करके बहुउद्देशीय आयोग बना दिया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। समझ गए? तो सीवीसी का गठन जो 1964 में हुआ, ठीक है, किस समिति के सिफारिश पे हुआ? क्या कहिएगा?
संथानम समिति के सिफारिश पे। अब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, किसके बारे में? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो आपको पता है कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को। लेकिन हमारे देश में इन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना। कब बना बताइए? अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना। यह एक संविधानेतर अथवा विधिक संस्था है। संविधानेतर कहे यानी जिसका संविधान में चर्चा नहीं है, क्योंकि कब बना है? 93 में बना है। तो पूछे कि कैसा संस्थान है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संविधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो क्या कहिएगा? गैर संवैधानिक है। संविधानेतर का मतलब क्या होता है? गैर संवैधानिक, जिसका संविधान में चर्चा नहीं है। मानव अधिकार आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष सहित कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 9 व्यक्ति हो जाएंगे, 9 व्यक्ति। ठीक है। सदस्यों में एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है। इसके सदस्यों में, ठीक है, इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। जान जाइए, मानव अधिकार आयोग जो है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे पता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। परीक्षा में पूछेगा तो लगाना होगा, समझे ना? कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये इसमें कहानी है और बहुत सारा इसमें बात है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? देखिए, तो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक, आप बताइए एक अंदाज लगा करके, जिसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है, कब खत्म होगा? एक अंदाज लगा के बताइए आप लोग। 70 वर्ष जो बोले हैं सही बोले, क्योंकि 65 वर्ष तक तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, वो जो भी व्यक्ति रहेगा तब बनेगा। तो 5 साल या 70 वर्ष क्या रहेगा? 5 साल या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। इन्हें अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। समझ गए? तो ये भी आप बना लीजिएगा सवाल। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग भी 1993 में बना था, राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूँ उनका भी कार्यकाल। राज्य मानव अधिकार आयोग जो होता है, तो उनके मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव होता है। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, चुनाव समिति के सिफारिश पे। ठीक है। तो राज्य मानव अधिकार इनका क्या हुआ? 5 वर्ष या 70 वर्ष? 5 वर्ष या 70 वर्ष? क्या हुआ? नहीं, 5 वर्ष या 70 वर्ष दे रहा है। हम्म। अच्छा सुनिए ना, देखिए कहता है कि अ, उपरोक्त विषय द्वारा आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने और उन्हें पुनर्नियुक्त करने हेतु प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को भी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र बताया गया है। ठीक है, अन्य व्यक्ति को। तो यहाँ तो इतना भी दे रहा है। और 2019 में जो अधिनियम आया है ना, 2019 में इसमें संशोधन हुआ है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल धीरज 3 वर्ष कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2019 में। तो जिस समय ये बना था ना उस समय नहीं था, लेकिन 2019 में इसको क्या किया गया है? घटाया गया है। समझ गए? आगे चलें। आप चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त। क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है? तो आपको पता है कि भ्रष्टाचार राढ़ में मतलब शरीर में जैसे कोढ़ी फूट जाता है, कोढ़ फूट जाता है ना,
उसी तरह देश में कोढ़ कब उड़ जाएगा? जब भ्रष्टाचार रहेगा। बिहार में कितना भ्रष्टाचार है? ये कोई भी आदमी चाहता है कि बिहार में नौकरी लग जाए, काहे? घूस कमाने के चलते कि 2 नंबर के पैसा कमाएंगे। तो भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोड है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार से निपटने और उसको दूर करने के लिए विभिन्न देशों ने समय समय पर कदम उठाए। तो इस दिशा में फिर स्वीडन ने 1809 में स्वीडन ने 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन, क्या शब्द है? ओम्बुड्समैन की स्थापना किया। तो भारत में अगर पूछेगा जो लोकपाल शब्द जो है, लोकपाल शब्द को स्वीडन में किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहिएगा? ओम्बुड्समैन। स्वीडन में क्या बोलते हैं? लोकपाल को ओम्बुड्समैन बोलते हैं। कब आया था स्वीडन में? 1809 में। भारत में आया, भारत में इसको लोकपाल के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? लोकपाल के रूप में। ठीक है। क्या हुआ था? जो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, 1963 में, ध्यान से सुनिएगा, 1963 में लोकसभा के सदस्य थे श्री लक्ष्मीमल सिंघवी थे। कौन थे? लक्ष्मीमल सिंघवी, जिसको LM सिंघवी कहते हैं। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में 1963 में लोकपाल शब्द का प्रयोग कौन किए थे? लोकसभा के सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी किए थे। फिर 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। परीक्षा में सब सवाल को पूछा है, पूछेगा जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, किनकी अध्यक्षता में? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। भारत में सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग कौन किए? तो 1963 में कौन किए? श्री लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1967 में अध्यक्ष किनको बनाया गया? के हनुमंतैया को। ठीक है। जिन सरकारों को लोकपाल लाने के लिए कहा गया, सब सरकार बहानेबाज था, कोई नहीं लाना चाहता था। कौन चाहता था कि भ्रष्टाचार में हमारा नाम पकड़ा जाए? तो पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। कब हुआ था पहला? 1968 में। ध्यान से सुनिए, लोकपाल को सबसे पहले दुनिया को परिचय कराने वाला देश कौन है? तो क्या कहिएगा? स्वीडन है। कब कराया था? 1809 में। वहाँ उसको क्या बोलते हैं स्वीडन में? ओम्बुड्समैन। ठीक है। भारत में सबसे पहले 1963 में लोकपाल शब्द का प्रयोग कौन किए थे? लक्ष्मीमल सिंघवी, श्री लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है। अच्छा, 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई। अच्छा, 1967 में इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? के हनुमंतैया को। ठीक है। हाँ, के हनुमंतैया। ठीक है। पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक कब आया था लोकसभा में? 1968 में। फिर उसके बाद नौटंकी होते रहा, आते रहा जाते रहा, लेकिन कोई को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि सरकार को क्या करना था? पर्दा, सरकार का मतलब एकदम पर्दाफाश कर देता सब भ्रष्टाचार को। तो आपको एक व्यक्ति पता है जिसका नाम था अन्ना हजारे, याद है ना, जो आंदोलन किए थे? तो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो है, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में और 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया। ठीक है। राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में हुआ था 17 दिसंबर 2013 को और लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को। और 1 जनवरी 2014 को यह कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। राष्ट्रपति के साइन के बाद कब कानून का रूप ले लिया था लोकपाल लोकायुक्त? बताइए। 2014 में। समझ गए? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है, जिसमें कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी इस दायरे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री भी फंस सकते हैं। लोकपाल में क्या कहानी है? एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 मेंबर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 8 मेंबर। लोकपाल के सदस्यों में आधे सदस्यों को न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला में से होना चाहिए। समझ गए? तो आपको पता है कि
गठन होने के बाद 2014 में तो बन गया ना, 2014 के बाद फिर प्रधानमंत्री कौन बन गए? मोदी जी बन गए। मोदी जी भी इतने भर के दूध के धोए तो है नहीं जी कहे कि तुरंत मैं बना दूंगा क्या। तो संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद फिर अन्ना हजारे जब धमकी दिया कि मैं आंदोलन करूंगा, तो 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया। तब पूछे परीक्षा में कि देश का पहला लोकपाल किसको नियुक्त किया गया, तो क्या कहिएगा? पिनाकी चंद्र घोष को, ठीक है। और इस जो ये टीम बना इसमें अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के लोग थे। और लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछे थे कितना होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष। क्या होगा? 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो ये लोकपाल के बारे में आप लोग समझ गए, लोकपाल से सवाल बना सकते हैं। तो जिस प्रकार लोकपाल आपने जाना, लोकपाल मतलब केंद्र में, और जब मैं लोकायुक्त बोलूँ तो वो राज्य में हो जाएगा। लोकायुक्त का मतलब क्या हो गया? राज्य में। तो जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त होता है। ठीक है। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय का स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। उड़ीसा एक ऐसा पहला राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान बनाया था। ठीक है, लेकिन वह अस्तित्व में आया नहीं। विधान बनाया लेकिन लोकायुक्त का कार्यालय सबसे पहले कौन लगा लिया? महाराष्ट्र लगा लिया। और ये सवाल परीक्षा में पूछता है। तो किसी राज्य का लोकायुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। समझ गए? लोकायुक्त में कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।